चलिए हमारे बस बस ठीक है। ओके फाइन, नाराज मत हो, कोई बात नहीं। सो गए क्या फर्क पड़ रहा है। जनरल एंट्रियों में थोड़ा सा डीपली चलते हैं, थोड़ा अंदर चलते हैं जनरल एंट्री के डीप में। आज हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का और बाकी बची हुई जनरल एंट्रीज का। और उसके बाद वी विल बी केपेबल ऑफ सॉल्विंग छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 6 जनरल एंट्रीज पूछी जाती हैं, 5 जनरल एंट्रीज पूछी जाती है उनका। ठीक है, सो विल डू दैट। स्टार्ट विद दैट। तो आगे बढ़ते हैं जरा यहाँ पर। नोट्स एक बार नजर डाल लीजिए फटाफट से। कैन यू सी दिस? क्या सबको दिख रहे हैं ये नोट्स? दिख रहा है सबको? ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पेज नंबर 5 पे। अगर कोई पार्टनर कोई या अगर कोई लायबिलिटी या कोई क्रेडिटर किसी एसेट्स को ले जाए तो उसकी एंट्री करवाई थी आपको। एवरीबडी इज एबल टू रिकॉल दैट। क्रेडिटर फुल वैल्यू पे सेटल हो जाएं, क्रेडिटर ज्यादा की एसेट्स ले जाएं, क्रेडिटर कम की एसेट्स ले जाएं, ये सब हमने किया था पिछली क्लास में। आइए डिस्कशन करते हैं किसका, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार आप इस पेज को पढ़ें एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट दिस। सिर्फ पढ़ना है, एक ही पेज को पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। देन आई। हाँ जी बाबा। क्या फर्क पड़ना है बेटा? मतलब उम्र थोड़ी देखी जाती है फिर। ओके, चलो यार, क्या टाइम खराब कर रहे हैं। आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। नोट्स देखिए। इससे पहले कि मैं चीजों को आगे बढ़ाऊं, इन नोट्स में अगर आपने देखा होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं। दो चीजें मुझे बहुत अच्छे से बतानी है आप लोगों को, और वो डिफरेंस समझिएगा, उसकी वजह से कभी भी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कैसे? सबसे पहले समझते हैं कि मीनिंग ऑफ पेइंग एन एक्सपेंस। कोई एक्सपेंस पे करने का मतलब क्या होता है, और फिर क्या होता है? टू बेयर एन एक्सपेंस। एक एक्सपेंस को बेयर करने का, है ना? तो नाव्या ना, नाव्या। अ, नाव्या यहाँ पर है, इधर नाव्या, इधर नाव्या। नाव्या इधर हमारे पास, नाव्या, ठीक है। सॉरी ये ज्यादा बुरा हो गया पर कोई बात नहीं। नाव्या, नाव्या, नाव्या है हमारे पास, ठीक है। और नाव्या की बहुत खास सहेली है आकांक्षा, ठीक है। आकांक्षा, ठीक है। ये दोनों सहेलियां खास हैं, ऐसे करके, है ना? हाँ। आकांक्षा और ये नाव्या है। अरे इसकी आंख तो बंद हो गई, लेकिन ठीक है, ऐसे करके, ठीक। शीज, व्हाट इज योर नेम ऑफ स्पेलिंग, क्या है? एन, NAVYA। एंड व्हाट इज? हाँ, हाँ, ये हमारे पास आकांक्षा, ठीक है। नाव्या है, आकांक्षा है, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि नाव्या पास करीब करीब 15 सर्वेंट्स हैं, 15 सर्वेंट्स, ठीक है। इन 4 सर्वेंट तो माँ बाप ने इन्हीं के लिए रखे हुए हैं। एक इन्हें उनको जगाती है, फिर एक जब ये वॉशरूम जा रही थी तौलिया और टूथब्रश लेके खड़ी रहती है, फिर एक वापस स्लीपर लेके खड़ी रहती है, फिर एक इनका बैग टांग के स्कूल ले जाती है, एक स्कूल के बाहर भी खड़ी रहती है कि मैडम को कोई जरूरत न पड़ जाए। ऐसा करके 15 हैं, ठीक है। आकांक्षा के पास भी करीब करीब 25 हैं। मतलब एक एक को संभाल के रखने के लिए, समझ पा रहे हो? ऐसे करके 4, 8, 8 तो आकांक्षा के नाम के हैं, बाकी घर वालों के नाम से होते हैं। तो होता क्या है कि नावे के 15 सर्वेंट चले जाते हैं अपने गांव देहात, शादी ब्याह, मुंडन, अंतिम संस्कार, पोंगल शोंगल मनाने के लिए चले जाते हैं उधर, ठीक है। और आकांक्षा चली जाती है इजिप्ट के टूर पे, है ना। अब आकांक्षा का इजिप्ट पसंद आता है, वो सोचते जब इजिप्ट आ ही गई हूँ, थोड़ा दूर और चल के यूरोप भी चली जाती हूँ। तो आकांक्षा का ट्रिप जो है ना 1 महीने से बढ़कर 3 महीने का हो जाता है। और इनके सर्वेंट नालायक ऐसे थे, वो 3 महीने तक वापस आने की बात ही नहीं करते हैं। तो अब
आकांक्षा कहते हैं मेरे सर्वेंट तो खाली बैठे हैं यहाँ पर और तेरे सर्वेंट चले गए हैं, तो तू मेरे 15 सर्वेंट अपने पास बुला ले, तेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है भाई, आने दो, आ जाओ। बुला लिया। ठीक है जी। आइडियली वो 15 सर्वेंट किसके पास काम कर रहे हैं? किसके पास काम कर रहे हैं? इसके पास वो 15 सर्वेंट्स यहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब वो काम इसके पास कर रहे हैं तो सैलरी कौन भर रहा होगा उसकी? नाव्या भर रही होगी सैलरी, ठीक है। और इसके 10 सर्वेंट छुट्टी पे चले गए, ये टूर पे चले गए घर में, ठीक है, सब लोग चले गए तो घर खाली पड़े, एक चौकीदार रहता है। अब 3 महीने बाद जब वापस आते हैं इसके सर्वेंट भी वापस आ जाते हैं, तो ये सब आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास चले जाते हैं सर्वेंट्स, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 1 है कि अ, एक सर्वेंट को दिया जाता है मान लो 20,000 रुपीज। 15 × 20,000 कितना बनेगा बताइए? 3 लाख। इंटू 3 महीने का कितना बनेगा? 9 लाख। नाव्या, नाव्या पेड, नाव्या पेड कितना? सैलरी टू सर्वेंट्स कितने की? रुपीज 9 लाख की। एक बात। और जब ये वापस आ जाती है तो आकांक्षा कहती है कि भाई सुन, मेरे 15 सर्वेंट तेरे पास रहे थे, उनकी सैलरी तूने कितना पे करती? कहा जितना तू पे करती थी उतना ही मैंने पे करा, 9 लाख पे करा। अब वो आकांक्षा कहती है तो ठीक है, एक चेक काट के देती है, 9 लाख रुपए का पकड़ा देती है उसको, कहते ये पकड़ सैलरी। कहता है, यार ऐसे कैसे? अबे हाँ ऐसे ही। सर्वेंट भले ही तेरे पास रहते थे, सेवा तेरी करते थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे सर्वेंट को कोई और पैसा देगा, तो आई विल पे फॉर देम। ठीक है। अब होता क्या है कि एक्चुअल में सैलरी किसने पे करी थी? हु पेड इट? नाव्या पेड इट। नाव्या पेड इट, बट शी गॉट इट reimbursed फ्रॉम। किससे रिएम्बर्स मिल गया उसको? किससे रिएम्बर्स? कामशा से उसे रिएम्बर्स मिल गया। तो मुझे बताइए कि नाव्या की बुक में अब कोई एंट्री होनी चाहिए? नाव्या ने पे करा और नाव्या को पैसा भी मिल गया वापस। नाव्या ने पे करा लेकिन नाव्या को पैसा वापस मिल गया। तो क्या एंट्री हुई होगी जब नाव्या ने पे करा होगा? नाव्या ने पे करा होगा सैलरी टू कैश या सैलरी टू बैंक, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और जब आकांक्षा ने पैसा वापस कर दिया तो क्या एंट्री हुई? कैश टू सैलरी नाम का एक्सपेंस खत्म हो गया, यानी कि इसकी बुक में तो अब एंट्री नाम की कोई चीज बनी नहीं। लेकिन अब जब हम पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो वहां उसको जरा समझने की चले। देखिए एक बात समझिएगा, टू पे एन एक्सपेंस इज समथिंग डिफरेंट और टू बेयर दैट एक्सपेंस इज समथिंग डिफरेंट। अब मुझे बताइए इस केस में हु पेड इट एक्चुअली? नव्या पेड इट, बट हु एक्चुअली बॉर्न इट? आकांक्षा ने इसको एक्चुअली में बेयर करा। तो समझ रहे हैं? जो अल्टीमेटली उस एक्सपेंस को उसको झेल रहा है, वो क्या करता है? उसे बेयर करना बोलते हैं। ठीक है जी, उसे बेयर। अब कंडीशन नंबर 2, नाव्या इज ऑल्सो हैविंग अ हायर एथिकल वैल्यूज। उसने कहा सुनो नाव्या, सुनो आकांक्षा, भले ही सर्वेंट वो तेरे थे, इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मेरे यहाँ इन्होंने काम करा, मैं ही उनके खर्चे को बेयर करूंगी, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? हु पेड इट? नाव्या। हु बॉर्न इट? नाव्या। इज देयर एनी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आकांक्षा नाउ? कोई जर्नल एंट्री बनेगी नहीं। कैसे बनेगी? ना तो इसका एक पैसा गया, ना इसका सैलरी नाम का एक्सपेंस ड्यू हुआ। ओ, अगर क्या हुआ कि सैलरी इज पेड बाय नाव्या एंड बॉर्न बाय नाव्या, तो आकांक्षा की बुक में तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर सैलरी क्या हुआ, पेड बाय होम, नाव्या, एंड बॉर्न बाय शी, इसकी बुक में एंट्री क्या होगी? सैलरी डेबिट करेगी ये, और किसको क्रेडिट कर देगी? नाव्या को क्रेडिट कर देगी, और बाद में नाव्या को पैसा दे देगी। तो जब हम रेजोल्यूशन एक्सपेंस की बात करेंगे तो क्या कहानी बनती है, जरा देखिए। ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से। तो अगर क्वेश्चन कहता है क्या कि पेड बाय अ पार्टनर, है ना, अगर लिखा है क्या, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 50,000 रुपया, ठीक है। और पेड बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस रुपीज 50,000, तो हु इज सपोज टू पे इट? फॉर्म। हु इज सपोज टू पे इट? फॉर्म। तो हमारी बुक में एंट्री बनेगी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। कितने रुपए से? 50,000 से 50,000 से, ठीक है। और क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। दिस इज डन। नंबर 2,
अगर लिखा है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹50,000 पेड बाय नव्या, तब क्या होगा बताइए। अच्छा, पे करने का मतलब बेयर करना तो नहीं है ना। पे करने का मतलब उसने पे कर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्चुअली किसे पे करने थे, फर्म को। इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म, लेकिन किसने पे कर दिए, नव्या ने। लायबिलिटी पे करना किसका काम था, फर्म का। लेकिन अगर पार्टनर पे कर जाए तो क्या करते हैं, उसको कंपनसेट करते हैं ना। सो व्हाट विल बी द एंट्री हियर, रियलाइजेशन काउंट डेबिट 50,000 से, तो क्या हो जाएगा, नाव्यास कैपिटल काउंट हो जाएगा कितने से, 50,000 से। और क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय, पेड बाय नव्या, ऐसे करके लिख दिया, है ना। लेकिन अगर लिखा हुआ क्या नंबर 3, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹50,000 बॉर्न बाय नव्या, अब क्या होगा, बॉर्न बाय नव्या का मतलब है कि नव्या पेड इट एंड नव्या बॉर्न इट। अगर बॉर्न लिखा हुआ है, अगर पेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ पेड है, बेयर नहीं है। लेकिन अगर बेयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब पेड भी उसी ने किया और बेयर भी उसी ने किया। भाई, अरे, जब ये एक्सपेंसेस जो थे, नव इसकी सैलरी, वर्कर की सैलरी जब कौन भर रही थी, नाव्या भर रही थी, और बदले में इससे पैसा लेने से मना कर देती है, तो पे भी उसी ने किया और बेयर भी उसी ने किया। इसकी बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई। वही तो बोल रहे हैं हम भी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय कौन, नव्या, मतलब रूटीन केस में तो क्या बनेगा, देन देयर इज नो एंट्री। अरे भाई, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन भर रहा है, नाव्या ही पे कर रही है। और जब फर्म कहती है कि ले ले, ना ना मुझे नहीं चाहिए, बहुत है अपने पास, नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, क्या हमारी जेब से कोई पैसा गया, बिजनेस की जेब से कोई पैसा नहीं गया, ना हमारा एक्सपेंस डेबिट हुआ, ना हमारा कैश हुआ। नो एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। लेकिन अगर नाव्या बोलती है कि भाई, आई विल पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आई विल पेयर इट, और जब पे करने की बारी आई तो गायब, अदृश्य हो गई। कैसे, नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, टू बी बॉर्न बाय नव्या ₹50,000। टू बी बॉर्न बाय नाव्या लिखा, किसने बेयर करने हैं वो, नाव्या ने बेयर करने हैं। टू बी बॉर्न नाव्या को बेयर करने थे, बट पेड बाय फर्म। नाव्या ने जो जोश में बोल दिया अकाउंटेंट को, भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, आई पे, आई बेयर, बहुत है अपने पास। और जब पैसा देने की बारी आई, गायब हो गई, तो भरना पड़ा ये फर्म को। तो वादा, तेरा वादा क्या था कि मैं भरूंगी, मैं पे करूंगी, और जब पे करने की बारी आई तो गायब हो गई। तो अब क्या होगा, फर्म को तो पैसा भरना पड़ा ना, क्या तो कैश या बैंक, कितने का, 50,000 का। पर क्योंकि ये वादा इसने करा था, इसलिए क्या करा जाएगा, ये पैसा नाव्या कैपिटल अकाउंट बोलकर उससे रिकवर कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, उससे रिकवर कर लिया जाएगा पैसे। अगर आप वादा करते हैं बेयर करने का, पे करने का नहीं, अगर लिखा था कि रिलेशन एक्सपेंसेस टू बी पेड बाय नाव्या बट फर्म पेड इट, तो भाई फर्म का खर्चा था, नाव्या कह रही मैं पे कर दूंगी, लेकिन बाद में फर्म को पे करना पड़ा, तो भाई फर्म को ही पे करना था। नाव्या तो एक मैसेंजर थी, नाव्या वाज अ मैसेंजर ओनली। क्या, क्योंकि उसे बेयर करना था, उसने वादा किया कि मैं आई विल पे इट, आई विल बेयर इट, तुम बाकी काम पे ध्यान दो। हम तो बाकी काम पे ध्यान दे रही थी, पर जब बारी आई तो ये छटक गई, निकल गई। तो फर्म को तो पे करना पड़ा, लेकिन फर्म इसे रिकवर करेगी अब, ठीक है। तो बेयर और पे हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, अपने नोट्स में देखिए अब आप। नहीं, फिर हमें देखना पड़ेगा ना एक्चुअली किसी ने पे किया, अगर कुछ ना बोला जाए तो फर्म पे करेगी फिर। सीबीएसई ने बोला, सीबीएसई ने बोला रुक जाओ, क्या इस केस में, हाँ, नहीं बेटा, तो भी बॉर्न का मतलब होता है हमें नहीं पता, लेकिन बॉर्न बाय तो मतलब तुमने बेयर करा है। अभी बॉर्न थोड़ी लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय, मतलब बेयर कर लिया उसने। अभी बॉर्न और बॉर्न में फर्क है ना, ठीक है, नहीं,
जैसे मतलब मैं बोलूँ तो नायक बोले कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी बॉय इन माय फैमिली, है ना? लड़का ही होगा परिवार में, ये वो सोच के चल रहा है। और ये बोले कि हाँ लड़का हो गया, तो फर्क है दोनों में। एक में उम्मीद की जा रही है कि किसी बच्चे का जन्म होगा लड़के के रूप में, और दूसरा ये बोले कि हाँ वो तो हो गया जी, आ गया वो तो टू बी बॉर्न और क्या बोले, बॉर्न, दोनों में फर्क है। बॉर्न मतलब हो चुका, टू बी बॉर्न मतलब अभी नहीं पता क्या होना है। तो सीबीएसई क्या कहती है, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ ना पता हो तो क्या मानेंगे कि फॉर्म पेड इट, फॉर्म बॉर्न इट। ठीक है। अ, रंग बाद में भर लेना बेटा जिंदगी में, बाद में रंग भर लेना। क्या पीछे किस खोज में पड़ गई बताओ, मतलब गलती कर दी, सॉरी मैंने एक तस्वीर गलत बना दी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलो ठीक है, आज देखते हैं। अब हम नोट्स की तरफ देखते हैं और एक एक करके करना सीखेंगे। अच्छा एक और चीज छोटी सी मैं आपको बता दूं कि आपको दिखेगा यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आपको दो चीज दिखेंगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक ये दिखेगा, और एक दिखेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ये सिनोनिम्स की तरह यूज हुए हैं। रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंस दोनों सेम यूज हुए हैं। क्या कोई बता सकता है कि दोनों में क्या फर्क है? बताओ, तुमने तो पढ़ा। हाँ, जो क्या होते हैं? हाँ, ऑक्शन क्या, दोबारा बोलो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आगे। हाँ, चीज एब्सोल्युटली राइट, ये पढ़ चुकी थी छुट्टियों में, थोड़ा बहुत इसे याद है ना? पूरा सफा चट नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत ध्यान है उसको। देखिए, रियलाइजेशन का मतलब है एसेट्स को बेचने की प्रोसेस। और क्या होता है, आपकी एसेट्स हैं, वो ऑक्शन के लिए तैयार खड़ी हैं, है ना? आपको तो डिसॉल्व हो रहे हैं, अब आपको अपनी एसेट्स को क्या करना है, ऑक्शन करना है। अब ऑक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। आपको एक ऑक्शनियर, एक वेन्यू ढूंढना पड़ेगा, एक ऑक्शन करने के लिए एक बंदे को ढूंढना पड़ेगा, ऑक्शन एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी, या खुद ही कर लोगे। और सुनो, उसके साथ साथ अपनी एसेट्स का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने इनको भी बताया था, आपने देखा होगा ना, अक्षय कुमार एक ऐड करता है मुथूट फाइनेंस का, जब पास पड़ा है सोना तो काहे का रोना। यानी कि आप सोना लेके जाइए और मुथूट फाइनेंस के पास प्लेस करवा दीजिए, गिरवी रखवा लीजिए। ठीक है। मुथूट फाइनेंस क्या करता है, आपका सोना लेगा, उसकी वैल्यू लगाएगा, और उस वैल्यू पे 9% 8% के हिसाब से आपको लोन दे देगा। अगर आप लोन चुकाया तो चुकाया, अच्छा मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए के गहने रखे, तो वो क्या करेगा, आपको 70,000 60,000 का लोन देगा पहले तो, पूरा 1 लाख का लोन नहीं देगा। और उस पर 9% 8% इंटरेस्ट ले लेगा। ठीक है, अगर आप पैसा नहीं भी देते हो तो सोना उसका हो जाता है। ठीक है। अब उन्होंने क्या कर रखा होता है, अपने पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी और बैंक का एक ऑफिशियल वैल्यूअर बैठा रखा होता है। उस वैल्यूअर का क्या काम होता है कि वो आपके सोने को लेता है, उसकी प्योरिटी टेस्ट करता है, और फिर उसकी वैल्यू लगा देता है कि भाई 1 लाख का है, 2 लाख का है, 50,000 का, ऐसे लगा देता है। और उसके चार्जेस भी आपके लोन से ही काट लिए जाते हैं। ऐसे ही रियल एस्टेट के वैल्यूअर्स होते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के एग्जाम पास करे होते हैं। गवर्नमेंट के एग्जाम पास करने के बाद उनको लाइसेंस मिलता है कि दे कैन वैल्यू एनी प्रॉपर्टी। ऐसे ही कमोडिटीज के वैल्यूअर होते हैं, मेटल के वैल्यूअर होते हैं। सरकार ने अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूअर बना रखे होते हैं। ठीक है। तो जब आप अपनी एसेट्स को वैल्यू करेंगे तो आपसे पैसा लेंगे, तो वैल्यूअर को दिया जाने वाला खर्चा एक, आपकी व्हीकल है उनकी वैल्यूएशन होगी, आपकी लैंड है उसका वैल्यूएशन होगा, आपकी फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन होगा, इन सब का वैल्यूएशन होगा ना। पैसा लेंगे, फ्री में थोड़ी करते हैं वो। तो उस वैल्यूएशन का खर्चा, प्लस ऑक्शन करने का प्रोसेस उसका खर्चा, प्लस एसेट्स के बिकने के बाद उसके जो पेपर फॉर्मेलिटी होती है उसका खर्चा, ये सारा रियलाइजेशन कहलाता है। ठीक है। और फर्म को लीगली बंद करने का जो खर्चा होता है, वकील का खर्चा, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जो पैसा देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है, उसका डिसोल्यूशन का खर्चा बोलते हैं। तो दोनों खर्चे अलग अलग होते हैं, लेकिन आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हें सिनोनिम्स की तरह यूज करा है। चाहे ये वाला एक्सपेंस चाहे ये वाला एक्सपेंस, दोनों एक्सपेंस आपको क्या करने पड़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से पे करने हैं। बोलिए क्या डाउट है? डिसोल्यूशन में नहीं, फर्म को बंद करने के खर्चे हैं, ये तो एसेट्स को बेचने के खर्चे हैं ना। नहीं, डिसोल्यूशन जो है वो फर्म की लीगल एक्सिस्टेंस को वाइंड अप करने का खर्चा है, वो है। डिसोल्यूशन का मतलब हुआ वी आर वाइंडिंग अप, या वी आर क्लोजिंग डाउन, एंड वी आर, मतलब बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि फर्म को डिसॉल्व करने का खर्चा है, लेकिन उसकी लीगल एग्जिस्टेंस को खत्म करने का खर्चा। और ये तो फिर अलग तरह का खर्चा होगा ना, एसेट्स लायबिलिटी को बेच रहे हैं। अच्छा सुनो, जरूरी थोड़ी एसेट्स और लायबिलिटी का सेटलमेंट हम रिजोल्यूशन में ही करें।
हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी तो कर सकते हैं कि चलो भाई ऐसा करते हैं एसेट्स के। अच्छा, वहां पर भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो ना, तो वो रिवैल्यूएशन कैसे होता है? मार्केट में आप जाते हैं और क्या बोलते हैं कि भाई हमारी ये बिल्डिंग है, जरा इसकी वैल्यू लगा के बताओ कितनी है। कहता है जी 20,000 लगेगा। हमने कहा ले 20,000। 20,000 रुपये लेके हमसे क्या करता है, वो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू लगाता है। पहले हमारी बिल्डिंग थी मान लो 20 लाख की, और उसकी वैल्यू निकल आई 70 लाख रुपीज की। ठीक है, 70 लाख में 20,000 उसने ले लिया, 69,80,000 की हमारी मशीन की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू मानी जाएगी। उसके हिसाब से फिर हम आगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो वो तो वहां भी हो सकता है ना। अच्छा, तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये जो खर्चे रियलाइजेशन के हैं और ये डिसोल्यूशन के हैं, दोनों अलग अलग ट्रीट करके चलना होता है, और इनको अलग अलग मान के चलना है। और उसका उसका इफेक्ट आपको पता चलेगा जब हम थोड़ी देर में कोई एक बड़ी जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं और फटाफट देखते हैं कि वहां क्या लिखा था। सबसे पहले एक छोटा सा डब्बा बनाया है, इसमें 4 आइटम है। मतलब 80% से ज्यादा, 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी छोटे डब्बे से खत्म हो जाते हैं। हमने लिखा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म, पहला केस, एंड पेड बाय फर्म। तो भाई क्या एंट्री होनी चाहिए? रियलाइजेशन टू व्हाट? कैश बैंक। रिलेशन टू कैश बैंक। किसने बेयर करा? फर्म ने। और किसने पे करा? फर्म ने। तो फर्म को बेयर करना था, फर्म को पे करना था, तो किसकी किसकी? हो गया खत्म। रिलेशन टू क्या हो गया? कैश बैंक हो गया। नंबर 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म लेकिन पेड बाय पार्टनर। बॉर्न बाय कौन? फर्म, लेकिन पेड बाय कौन? पार्टनर। तो भाई क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। पे कर रहा पार्टनर, तो पार्टनर से गेट क्रेडिट फॉर दैट। बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, तो कोई एंट्री बनेगी नहीं। भाई उसने कहा कि मैं पे करूंगा और मैं ही बेयर करूंगा, नो जनरल एंट्री। ठीक है, ऐसा चलेंगे। पर लास्ट बोला क्या कि बॉर्न बाय पार्टनर लेकिन पेड बाय क्या हो गया? फर्म। तो क्या होगा बताइए ऐसे में? क्या होगा बताइए? हाँ, 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 तुम लोगों को नींद आ रही है, पानी पी लेना थोड़ा सा। इसको नींद आ रही है। हाँ, तो क्या होगा बताइए? पार्टनर से वसूली करेंगे ना अब तो। भाई वादा तेरा वादा कि भाई हम पे करेंगे और हम ही बेयर करेंगे, चौड़ा होके बोल दिया। अब पे करने की बारी है तो भाग गया, तो हम तो पकड़ेंगे ना उससे अब, ना। जो बेयर कर रहा है अल्टीमेटली खर्चा उसके नाम पे चढ़ेगा। क्या लिखा है? टू बी बॉर्न बाय पार्टनर, तो अल्टीमेटली पार्टनर के नाम पे चढ़ना चाहिए था। तो बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर तो एंट्री नहीं होनी, क्योंकि पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर पे हमारे तो कुछ। लेकिन अगर बोले क्या, बॉर्न बाय पार्टनर एंड देन पेड बाय फर्म, तो भाई वसूली भाई बन जाओ। अब क्या करोगे आप? क्योंकि फर्म ने पे किया इसलिए कैश क्रेडिट हुआ। पे करने का वादा किसने किया था? तो पार्टनर से रिकवर कर लेंगे। इससे आपके बहुत सारे केसेस क्या हो जाते हैं, हैंडल हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। फोन थोड़ा दूर रखें अपनी जिंदगी से, अच्छा रहेगा। मलिक साहब, फोन थोड़ा दूर रखें, दाएं बाएं। है ही नहीं? सुन लिया? नंबर वाला। हाँ, देखो, नंबर वाला फोन मिलता है, बटन वाला फोन मिलता है, नंबर वाला फोन मिलता है अगर नंबर कम आते हैं तो। समझ पा रहे हैं बात को? यू नो व्हाट इज नंबर वाला फोन? वो छोटका नोकिया के पुराने टाइप के फोन, उसमें सिर्फ कॉल जाती है और मैसेजेस आते हैं। और आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू कि भाई उन्हीं फोन्स को ले लीजिए। अच्छी स्मार्टफोन छोड़ दीजिए, नंबर वाले फोन है किसी के पास अभी? है? अभी रखा है? दैट्स गुड, ठीक है। चलो, आओ देखें अब केस 1। केस 1 देख लीजिए। ये अलग अलग नामों से आता है ये। एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस, इस नाम से आता है। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों एक तरह के, नीचे वाले दोनों एक तरह के सिनोनिम्स, लेकिन इनको सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं। चारों की एंट्री एक ही होती है, रियलाइजेशन टू कैश है बैंक। ठीक है, लेकिन अगर बोले क्या, पेड बाय फर्म एंड बॉर्न बाय फर्म, तो मतलब तो भी आपकी एंट्री वही बनती है, पेड बाय फर्म एंड बॉर्न बाय फर्म की भी वही एंट्री बनती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? हु विल कंसिडर पेड, फर्म विल कंसिडर पेड, अगर कुछ नहीं बोले जाए तो। ठीक है, ये नोट आपको ध्यान रखना है। नीचे आ जाइए, अब हम धीरे धीरे केसेस पढ़ रहे हैं इसके। when realization expenses are paid by a partner, या when realization expenses were paid by a partner on behalf of the firm, और वही मतलब है। पार्टनर पे कर रहा है तो भी फर्म के ब्याह पे कर रहा है ना। अपने घर से क्यों करेगा पार्टनर भाई? फर्म का खर्चा पार्टनर पे कर रहा है, तो
पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म या पेड बाय पार्टनर, तो ऑब्वियसली वो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म ही होता है। अच्छा जी, या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर एंड बॉर्न बाय द फर्म, ये सिनोनिम्स है, तीनों का मतलब एक ही है। बॉर्न पेड बाय पार्टनर या पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म या पेड बाय पार्टनर एंड बॉर्न बाय फर्म, तीनों का मतलब एक ही है। अल्टीमेटली कौन बेयर कर रहा है? सिर्फ फर्म बेयर कर रही है। कंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए पार्टनर हैज पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। नंबर 3, when realization expenses paid by a partner and borne by a partner and he or she agreed not to get them reimbursed, याद है? तो नो एंट्री। ये क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय अ पार्टनर, तब आपको इस केस में कोई एंट्री नहीं करनी। रीजन बताया आपको कि पार्टनर ने पे किया और कोई रिएम्बर्समेंट नहीं कर रहा है, तो आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। केस 4 आ जाइए। ये केस 4 है, फंडामेंटल केस है। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 वर बॉर्न बाय, वर टू भी नहीं है, वर बॉर्न बाय, क्या लिखा है? वर बॉर्न बाय अ पार्टनर है, ठीक है। एंड पार्टनर यूज्ड फर्म्स कैश टू पे इट। समझ पा रहे हैं बात? पार्टनर को बेयर करने थे, ये पार्टनर ने बेयर करने हैं, लेकिन जब पे करने की बारी आई तो अकाउंटेंट से बोला ला भाई दे दे जरा पे करना है हिसाब। तो मतलब अब आप वसूली भाई बनोगे ना? क्या बनोगे? वसूली भाई। तो क्या लिखा है यहाँ पर? व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, ये भी तो मतलब वही हुआ। अगर पार्टनर बेयर कर रहा है तो मतलब फर्म फर्म मतलब इसका मतलब क्या कि फर्म विल पे ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, इस अगर की बात आती है। तो बेटा मैनिक्योर करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़े से जो कटवट निकलते हैं, नाखून की टेढ़ापन होता है, जस्ट गो टू पार्लर और वो किसी को बोलना दीदी मैनिक्योर करवा दो, हो जाएगा, है ना? हाँ, बहुत शिद्दत से घुसे हुए आप नाखूनों में अपने, क्या हो गया? कट लग रहा है क्या ज्यादा? बता देना इसे पार्लर को एक, पेडिक्योर भी करवा लेना, वैक्सिंग भी करवा लेना, अच्छा लगेगा ना? तो सब रिकॉर्डिंग में जाता है, कितनी गंदी बातें बोल रहा होता हूँ मैं, देखो यार। दूर दराज को कोई व्यक्ति सुन रहा है, वो आदिवासी इलाके में, कहेगा कैसे बच्चे हैं, बताओ इनके। शिद्दत से लगा हुआ नाखून छीलने में अपने यार। आई कीप अ नेल कटर हियर। तुम क्या लगता है मैं देख नहीं रहा था? मेरे साथ परेशानी ये कि बहुत फास्ट ऑब्जर्वेंस पावर है, तो मुझे हर बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा होता दिखता है मुझे वो। पता नहीं कैसे दिखता है मुझे। थोड़े से स्कूल में भी दिखता है, बच्चे परेशान मेरे वहाँ के, हर किसी को पकड़ लेता है, जब देखो तब पकड़ लेता है। मैं क्या करूँ? मैं कॉरिडोर से घूमता हुआ जा रहा हूँ, पता नहीं 6-7 केस दिख जाते हैं ऐसे ही मुझे। तो भाई प्लीज यहाँ खड़े होकर देखो ना, आपको दिखेगा कि आप क्या कर रहे हो। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 रुपये का हुआ क्या? पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, फर्म ने पे कर दिया ना, कैश है बैंक, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर डेबिट, ठीक है, हो गया एंट्री। केस 5, इस पर इंपॉर्टेंट लगाना जरा, है ना, ये दिखता है एग्जाम में, क्योंकि केस 5 का एक भाई तुम्हें आगे दिखेगा। व्हेन अ पार्टनर हैज एग्रीड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और उस काम के लिए उसको एक एग्रीड पैसा दिया जा रहा है। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लिया जाए कि इधर रुद्रा 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 जो है, उसे च्युइंगम की फैक्ट्री लगानी, उसे च्युइंगम बहुत पसंद है, ठीक है, उसे च्युइंगम की फैक्ट्री लगानी है। उसने बोला कि मेरी फैक्ट्री होगी 50 मंजिला फैक्ट्री, हर फ्लोर पे वर्ल्ड की फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट च्युइंगम बना करेगी, ठीक है जी। तो 50 मंजिला बिल्डिंग जो है, तो वो क्या होगी? कम से कम 6-7 फ्लोर तो नीचे उसका बेस भी बनेगा, है ना? और 50 स्टोरी बिल्डिंग जब बना रहे हैं, और 10,000 स्क्वायर मीटर के स्पेस में बना रहे हैं, लगना है कम से कम 150-200 करोड़ रुपए तो लगेगा, ठीक है। तो पर्व इसका दोस्त है, वो आर्किटेक्ट करने के बाद बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बन गया, तो उसने कहा यार च्युइंगम हमें भी पसंद है। कई बार क्या करते थे, एक दूसरे की च्युइंगम कहते देखें जरा क्या टेस्ट है, चबाते चबाते एक दूसरे के मुंह में डाल देते थे ये लोग। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है ऐसा करते हैं, तो 150 से 200 करोड़ का क्या आया, बजट आया, ठीक है। तुम्हें क्या पता क्या आनंद है उसमें, छीछी करे जा रही हैं बैठे। भाई तुमने कभी च्युइंगम किसी पड़ोसन की निकाल के जबरदस्ती? 150 से 200 करोड़, मतलब कुल मिला के इसने बोला कि भाई वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, 200 करोड़ का बजट सेट हो गया, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को बनाने में पर्व के 150 करोड़ लग रहे हैं, तो पर्व के 50 करोड़ वापस करेगा?
नहीं करेगा ना, ठेका दे दिया था। और अगर पर्व के इसको बनाने में 250 करोड़ लगता है, तो क्या रुद्रा से बोलेगा भाई शॉर्टेज पड़ेगी पैसा दे? ठेके का क्या मतलब होता है? फायदा या नुकसान? तो जनरली ठेकेदार तो फायदा ही कमाता है ना। वो अपनी कॉस्ट क्या करता है, मार्जिन देके देता है ना, कि भाई अगर बिल्डिंग को बनाने में 150 करोड़ लगना है, तो कम से कम 125 करोड़ या 100 करोड़ का मार्जिन लेके चलेगा वो तो। ऐसा करता है। तो समझिए, अगर मैंने किसी को ठेका दे दिया कि भाई तू मेरी बिल्डिंग बना दे, उसने कहा सर 200 करोड़ फाइनल है, तो हमने कहा ठीक है, हमारा पेमेंट प्लान वैसे डिवाइस एग्रीमेंट एग्रीमेंट सब हो जाते हैं। तो बिल्डिंग बनाने में उसका 100 करोड़ लगे, 125 करोड़ लगे, 200 करोड़ लगे, 300 करोड़ लगे, उससे हमें क्या मतलब? हमारा एक्सपेंस कितना माना जाएगा? हमारा एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 200 करोड़ ही माना जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। हमने एक पार्टनर को बोला कि पार्टनर, ये पकड़ 50,000 रुपया, एंड यू हैव टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस चाहे 40,000 के हो, चाहे 60,000 हो, हमारी बुक्स में एंट्री क्या होगी भाई? 50,000 की। वो क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। चाहे खर्चा 10,000 का हो, 80,000 का हो, 1 लाख का, हमें क्या मतलब है उससे? गॉट इट? तो देखिए एंट्री क्या बनती है अब। देखिए यहाँ पर यही केस आपको देखना है। A partner agreed to pay realization expenses and for that he was paid an amount of 8,000। एक्चुअली कितना पैसा दिया गया उसको? 8,000 रुपया दिया गया। और एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने के हो गए? तो बताओ एंट्री कितने की होगी? क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड ओनली फॉर द एग्रीड अमाउंट एंड नॉट फॉर द एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द पार्टनर या स्पेंड बाय द पार्टनर। दिस इज फाइन। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? ठीक है जी। ठीक है, बोलो। वो उसका लॉस है और उसने रख लिए। अच्छा, ऐसा होता कि पार्टनर को दे गया 8,000 रुपया, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए 6,000 रुपए के, तो हमारे तो नहीं, हमें लॉस है, हम तो 8,000 दे रहे हैं ना, हमारी तो एंट्री 8,000 से होनी है। अरे बोला ना, 200 की बिल्डिंग अगर बिल्डर को 250 करोड़ में पड़ रही है, बिल्डर भुगतेगा। और 200 की बिल्डिंग अगर 180 में बन रही है, बिल्डर का फायदा। इसमें हमें थोड़ी फायदा देखना है। हमने कितना देने का वादा किया? 200 करोड़। हमने कितने का दिया उसको? 10,000 रुपया। और उसका असली एक्सपेंस अगर 8,000 हो जाए, या उसका असली एक्सपेंस अगर 20,000 हो जाए, उससे हमें क्या मतलब है? हमारी एंट्री कितने से लिखी जाएगी? मतलब हाइपोथेटिकली 10,000 से। इस एग्जाम्पल के हिसाब से क्या होगा? 8,000 से एंट्री होगी, चाहे वो 10 पे करे चाहे वो 7 पे करे, है ना? ठीक है। बढ़िया चुंगम थी तुम दोनों की। ठीक है। उसने अपनी चुंगम गटक ली। हाँ। हाँ, चबा रहा है। पता है, ऐसे चुंगम बोलते हो कि हे प्रभु कहाँ फंस गई, कितना चबाओगे मुझे, छोड़ दो अब तो। ओके, चलते हैं आगे। अब हम एक थोड़ा सा नए पर्सपेक्टिव में क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। मान लिया आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 8,000 के थे, ठीक है। 8,000 के क्या थे आपके रियलाइजेशन? इसमें करके दिखा रहा हूँ आपको क्या मतलब है सर, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि देखिए कैसे करना है, आप एक एक करके। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 8,000 के। केस वन है, टू बी बॉर्न बाय फर्म 5,000, टू बी बॉर्न बाय पार्टनर। ठीक है, ये लिखा है इसके अंदर। मतलब हमारे पास क्या लिखा था? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? ₹8,000 के, ठीक। इस 8,000 में से टू बी बॉर्न बाय, तो क्या लिखा? टू बी बॉर्न बाय फर्म कितना? 5,000 ऐसे। और क्या लिखा है? टू बी बॉर्न बाय, टू बी बॉर्न बाय लिखा है, टू बी बॉर्न बाय पार्टनर कितना रुपया? हाँ, 3,000 ऐसे, है ना? ये कंडीशन है। मतलब हिसाब हो गया कि चलो पार्टनर कुछ तुम बेयर करना, कुछ हम बेयर करेंगे, ऐसा कर रहे हैं। आउट ऑफ 8,000, फर्म की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5,000 की है। टू बी बॉर्न बाय पार्टनर कितने के? 3,000 की। यानी अगर पार्टनर पे भी कर देगा तो हमें देना नहीं है उसे कुछ, हम पे करेंगे तो उसकी एंट्री करनी है। करेक्ट। अब केस वन, बताइए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹8,000, क्या लिखा है? पेड बाय कौन? पेड बाय क्या लिखा है? फर्म लिखा है। गॉट इट?
सारा खर्चा किसने पे कर दिया? फर्म ने पे कर दिया। जरा देखो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कितने से? 5,000 से, 5,000 से बेटा, 5,000 से, प्लीज अंडरस्टैंड। बाद में कंबाइन करेंगे। और ये वाला किसे बेयर करना था? किसे बेयर करना था? पार्टनर को। लेकिन कौन पे कर रहा है? फर्म। तो क्या बनेंगे वसूली भाई? क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या अकाउंट, कितने से? 3,000 से और 3,000 से। भाई कंबाइन एंट्री क्या बनेगी इसकी? अब देखो, रियलाइजेशन डेबिट, डेबिट कितने से? 5,000 से। और क्या? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कितने से? 3,000 से। और टू कैश कितने से? 8,000 से। गॉट हियर एंट्री? समझ में आता ही नहीं आई? रुद्रा, आपस में फैसला हो गया था हम बेयर करेंगे इतना, तुम बेयर करोगे, बेयर का मतलब पे करोगे लेकिन पैसा नहीं मांगोगे वापस। और अल्टीमेटली किसे भरना पड़ा? अगर क्वेश्चन होता क्या कि फर्म बॉन्ड 5,000, पार्टनर बॉन्ड 3,000, तो क्या एंट्री होती? समझिए, फर्म बॉन्ड 5,000, पार्टनर बॉन्ड 3,000, तो क्या एंट्री होती? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। और ये एंट्री ना होती, ये एंट्री ही नहीं होनी थी तब। लेकिन सारा खर्चा किसने भर दिया? वो यहां देखना, फर्म। सारा खर्चा किसने भरा? फर्म ने। अब क्या होगा बताइए? सारा खर्चा फर्म ने, तो ये वाली एंट्री होगी, है ना? ये फर्म ने देना ही था और ये वसूली भाई बनेगी फर्म। आइए देखें जरा केस टू। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹8,000 पेड बाय, पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। अब क्या करेंगे बताओ? अब जरा देखो, ये ये किसको बेयर करना था? फर्म को। और पे भी फर्म को ही करना था, लेकिन कौन भर रहा है? पार्टनर। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। गॉट इट? कितने से? 5,000 से और 5,000 से। प्लस ये इसको ही भरना था और इसे ही बेयर करना था और रिएम्बर्समेंट नहीं लेना था, तो क्या होगा? नो एंट्री। ठीक है, तो फाइनल एंट्री क्या बनेगी आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं, टू पार्टनर्स कैपिटल, कितने से? 5,000 से, 5,000 से। होपफुली दिस इज क्लियर, है ना? डाउट है कुछ क्या? हाँ, दिल है कि मानता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे लॉजिक दिखा रहा हूँ आपको भाई मैं। आप दोनों के बीच में एक एक्ट हुआ था कि हम पे करेंगे और हम ही भरेंगे, मैं पे करूंगा और मैं ही भरूंगा। पूरा खर्चा पार्टनर ने भर दिया, तो 3,000 की तो एंट्री नहीं होनी थी ना, क्योंकि वो बेयर करना था उसने। 5,000 जो फर्म को भरना था वो पार्टनर ने भर दिया, तो रिकवर करो उसे, मतलब रिकवर नहीं, उसे कंपनसेशन दो। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ये एंट्री हो गई। और जरा नोट्स में देखिए, पहला केस आपका यही है ना? आई होप जो ऑनलाइन बैठे हैं, ऋषिता, लक्षिता और ये सौरभ और बाकी लोग, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। यस सर। यस सर। इधर देखिए अब आके, तो केस वन इज ओके विद एवरीबडी, केस वन इज ओके विद एवरीबडी। चलो जरा देखते हैं, इनके एग्रीमेंट में एक थोड़ा सा चेंज आया। क्या चेंज आया? टू बी बॉर्न बाय फर्म, क्या लिखा? टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड टू बी पेड बाय पार्टनर, टू बी पेड बाय पार्टनर, क्या लिखा है? टू बी, टू बी क्या? पेड बाय पार्टनर। पेड बाय पार्टनर का मतलब है कि भाई हमने ठेका नहीं उठाया अपने सर पे, होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। गॉट इट? चलिए अब केस देखिए, क्या लिखा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹8,000 पेड बाय फर्म, तो फर्म को ही पे करना था, रियलाइजेशन टू कैश, और फर्म को ही यहां भी पे करना था। क्या आप बोलेंगे ऐसे कैसे? नहीं समझिए, टू बी पेड बाय पार्टनर का मतलब है कि पार्टनर पे करेगा तो हम उसे रिएम्बर्स कर देंगे, नहीं पे करेगा तो कोई बात नहीं, हम पे कर लेंगे। अंडरस्टैंड? नहीं, नहीं लग रहा, कांक्षा नहीं बसा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के,
हमने पे कर दिए, ठीक है। और वादा क्या हुआ था कि हम बेयर करेंगे 5,000 और तुम पे करना 3,000, सिर्फ पे करना। और तुम अगर पे कर दोगे तो हम तुम्हें रिएम्बर्समेंट देंगे। ये तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बेयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पे में तो होती है ना। तो फर्म अगर पे करेगी या बेयर करेगी तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या लिखा है, पार्टनर अगर पे करेगा तो फर्म उसे क्रेडिट देगी, और पार्टनर नहीं पे करेगा तो फर्म वसूली भाई नहीं बनेगी, रिकवर नहीं करेंगे उससे, क्योंकि रिकवरी का वादा नहीं था। अब क्या हुआ, पूरा 8,000 किसने पे करा, फर्म ने पे कर दिया। तो 5,000 पे करने की एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, और ये 3,000 भी तो फर्म नहीं भरा, उसकी भी एंट्री रियलाइजेशन टू कैश होगी। क्योंकि पार्टनर तो सिर्फ मीडिएटर था ना, देता तो उसे क्रेडिट करते, नहीं दिया तो क्या करेंगे, हम ही भरेंगे भाई उससे। अच्छा, इधर आ जाइए, पूरा 8,000 किसने पे कर दिया, पार्टनर ने। तो क्या होगा, ये पैसा भी पार्टनर ने भरा, पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा। और इस पैसे का भी क्या होना है, पार्टनर को तो पे ही करना था ना, बेयर थोड़ी करना था। इसका बेनिफिट भी किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। तो क्या एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। कितने से, 3,000 से, 3,000 से। एंड व्हाट विल बी योर एंट्री, कितने से हो जाएगी एंट्री, 8,000 से 8,000। इसे ध्यान से देख लीजिए, ये फिर दिमाग में आराम से नहीं घुसता। ये वाला और ये वाला समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। क्या लिखा है, पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय तो नहीं लिखा। अगर ये पे कर देगा तो उसे क्रेडिट मिलेगा, नहीं पे करेगा तो कुछ नहीं होना। आ जाइए ऊपर वाले केस में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने भरे, फर्म ने, है ना। फर्म ने 5,000 भरा, अपना वाला भरा, 3,000 भरा, पार्टनर्स वाला भरा। लेकिन पार्टनर ने पेयर का वादा थोड़ी दिया था, उसने तो पे करने का बोला था। पे करते थे तो क्रेडिट देते, नहीं पे करेगा तो फर्म का ही एक्सपेंस है, हो गया 8,000। इधर आ जाइए, पूरा पैसा किसने भर दिया, पार्टनर ने। देखो, चाहे फर्म पेड लिखे चाहे बेयर लिखे, अल्टीमेटली फर्म को बेयर करना है। लेकिन अगर पार्टनर पेड लिखे तो फर्म को बेयर करना होता है, पार्टनर बेयर लिखेगा तो पार्टनर को बेयर करना है। यहाँ तो बेयर शब्द है नहीं, यहाँ तो पेड है, ठीक है। पेड का मतलब है कि होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं दे, कोई ऑब्लिगेशन थोड़ा ही है। तो क्या हुआ, पार्टनर ने पूरा भर दिया, तो 5,000 पार्टनर को इसका मिला, और जो 5,000 उसको पे करना था उसने पे कर दिया, उसका भी तो बेनिफिट उसे मिलेगा, मिलेगा ना। क्योंकि अल्टीमेटली किसका खर्चा था ये, फर्म का खर्चा। तो आपकी टोटल एंट्री क्या बनी, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल बनी। ये नोट्स में लिखा हुआ है सारा कुछ, देख रहे हैं ना। बजाय कि इतने लंबे लंबे सेंटेंस में लिखे, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। क्या बाबा नायक, ओम नमः सफा चटाय। देखेंगे बेटा, भी जनरल एंट्री आएंगी, पता चलेगा आपको। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। थोड़ा आगे बढ़े। छुट्टियों में जब मैंने छोटे बच्चों को करवाया, मतलब इनको करवाया था, थोड़ा तेज था मैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। लेकिन अब तो हम लोग उसको डिटेल में कर रहे हैं ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट केस देखिए क्या लिखा है, टू बी पेड बाय फर्म और टू बी पेड बाय पार्टनर। ये है भाई फाइल, क्या है, टू बी बॉर्न की जगह क्या लिख दिया, टू बी पेड बाय फर्म। और टू बी पेड बाय क्या है, मैंने कहा फर्म जितना मर्जी कोशिश कर ले, चाहे वो बेयर लिख ले चाहे वो पेड कर ले, अल्टीमेटली किसकी है ये, पेड। अब अगर पूरा खर्चा किसने पे करा, फर्म ने पे करा, तो ना तो उसे पे करना ही करना था। हाँ वो सेम है। अब सोचो, नाम बदलने से नाम थोड़े सेम है, ये ट्रीटमेंट भी सेम हो गया। अच्छा, अगर पूरा का पूरा किसने भर दिया, पार्टनर ने भर दिया, तो भी क्या फर्क पड़ा, इसका भी पार्टनर को देना मिलेगा, इसका भी पार्टनर को मिलेगा, मतलब देयर इज नो चेंज इन द एंट्री। और वो नोट्स में देख रहे होंगे कोई एंट्री में चेंज नहीं है। लेकिन क्या हो गया, सेंटेंस का स्ट्रक्चरिंग बदल गई थी। फॉर्म में पेड और बेयर में नो डिफरेंस, लेकिन पार्टनर में पेड मतलब उसको क्रेडिट मिलना ही है। लेकिन अगर क्या लिखा है, बॉर्न, तब। अच्छा सोचो, एक और चीज मैं लिख रहा हूं आपके सामने, देखिए जरा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 10,000 टू बी पेड बाय पार्टनर नायक, ठीक है, विच ही पेड बाय यूजिंग फर्म्स कैश, टू बी बॉर्न बाय। ये केस है, बताइए क्या एंट्री बनेगी।
बेयर किसने करना था? पार्टनर ने। और पे भी पार्टनर ने करना था, लेकिन उसने फर्म का पैसा यूज करके क्या कर दिया? पे कर दिया। तो क्या करेंगे? वसूली भाई बनेंगे। तो लिखेंगे नायक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे। कितने से? 10,000 से। 10,000 से। गॉट इट? ठीक है। नाउ देखिए दूसरा केस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 टू बी बॉर्न, नहीं, टू बी पेड बाय पार्टनर नायक, पेड बाय पार्टनर नायक, विच ही पेड बाय यूजिंग फर्म्स कैश। तो विच फर्म्स कैश। अब बताओ क्या होगा? नो एंट्री। ना ना ना, पार्टनर को पे करना था, पार्टनर को पेयर नहीं करना था। क्या करना था? पार्टनर को पे करना था। पे करने का मतलब है कि पे कर दिया तो क्रेडिट मिलेगा, ना पे करे कोई तूफान थोड़ी है। अब क्या हुआ? इसने पे तो कर दिया, लेकिन फर्म फर्म का पैसा ले लिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्म का पैसा गया तो टू कैश। कितने से? 10,000 से। और अल्टीमेटली खर्चा तो फर्म का ही था ये, 10,000 से। ऐसे ये एंट्री बनेगी उसकी, है ना? अब ऊपर वाले केस में उससे गुनाह हो गया। वादा क्या था कि मैं पे करूंगा, बेयर भी मैं करूंगा, पे भी मैं करूंगा। एक फर्म का पैसा ले लिया उसने, फर्म उससे वसूलेगी। नीचे थोड़ी उसने ऐसे कहा था कि भाई मैं भरूंगा, मैं पे करूंगा। तो मैंने कहा होगा दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे भाई। अब जब देने की बारी है, उसने अकाउंटेंट को बोला भाई पैसा चुका दो, चुका दो। हमका ही तो खर्चा था वो। इधर ओके, ये पार्ट क्लियर है? चलो थोड़ा सा ये जितने भी हमने करें इनको रिकैप्चुलेट करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, दिखेगा आपको। आई होप ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप लोग प्रेजेंट मार्क कर दिए होंगे अपने आप को। प्लीज नो मार्क सर। कर दिया करो। आपके पेरेंट्स जो है ना वो इंतजार करते हैं, और वो बोलते हैं कि बता हमारा बच्चा कहाँ रह गया, वो परछाई आंधी में गुम तो नहीं हो गया। हाँ, नहीं पूछते। इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला केस देखिए। ओके, लेकिन वी आर बॉर्न वॉरियर्स, हम फिर भी चलते हैं। ओके, आगे चलें जरा। आइए देखिए 6 AB, जो वही है जो ऊपर पड़ा था। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000, आउट ऑफ विच 2,000। अभी देखो, अभी हमने बाइफरकेट करके मैंने एंट्री लिखी थी, आप सीधी एंट्री लिखेंगे। सीधी एंट्री लिखेंगे और आपको समझ में आएगी। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है कितने के? 5,000 के। 2,000 टू बी बॉर्न बाय, बॉर्न बाय फर्म। तो फर्म का टारगेट है भरना। एंड बैलेंस पेड बाय पार्टनर। बैलेंस क्या है? पेड बाय पार्टनर है। फर्म ने कितना पे करा? 3,000। बाकी किसने पे करा? पार्टनर ने। देख रहे हैं? तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन 5,000 से, फर्म की एंट्री 2,000 से, पार्टनर्स कैपिटल कितने से? 3,000 से। समझ में आई? अलग अलग करने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना? इजी है। आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने का था? 5,000 का। 2,000 वर टू बी है, वर नहीं है, वर टू बी बॉर्न बाय फर्म। एंड बैलेंस इज बॉर्न बाय, टू बी नहीं लिखा है, इज बॉर्न बाय पार्टनर। तो कितने की एंट्री होगी बताइए? रियलाइजेशन टू कैश कितने से? कितने से? सिर्फ 2,000 से। क्यों? क्योंकि 3,000 बॉर्न बाय अ पार्टनर है। बॉर्न बाय पार्टनर का मतलब नो एंट्री। बेयर करेंगे और पे भी करेंगे, रीएम्बर्समेंट नहीं लेंगे। बट हाँ, तो टू बी बॉर्न होता, फिर हमें देखना पड़ता है कि टोटल पैसा किसने भरा। वो क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना फिर। वो क्लैरिटी तो नहीं है थी ना, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनाया। आगे चलते हैं। 6 का C। अब आ गया जो तुमने बोला 6 का C। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 के, आउट ऑफ विच 2,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर। रनिंग सेंटेंस है। बैलेंस टू बी बॉर्न बाय पार्टनर। तुमने जो पूछा क्वेश्चन उसका जवाब मिला। नोट, सिंस नथिंग इज क्लियर इन दिस क्वेश्चन हु हैज पेड 5,000, इट इज अज्यूम्ड दैट फर्म पेड इट। क्या मान लिया? फर्म ने पे करा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? फर्म वसूली भाई बनेगी ना। तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन 2,000 का टू कैश 2,000 का। और जो
पार्टनर ने बॉन्ड करने की बात करी थी, वो किसने पे करा? फर्म ने। उससे वसूली कर लेंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक कंबाइन एंट्री आपकी ऐसे बनेगी, है ना। ऊपर वाले केस थे, उन्हें अब हम सिंगल एंट्री की फॉर्म में समझ रहे हैं। ठीक है बेटा, नींद आ रही है तो पानी पी लीजिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। पानी पिला सकता हूँ, चाय कॉफी मैं खुद ना पीता ना पिलाता हूँ, और धुआं उड़ाना मेरी फितरत में है नहीं। हाँ, कई लोगों की नींद उड़ती है जब वो खूब सारी कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, या फिर धुआं पीते हैं। चलिए आगे देखें। मतलब धुआं के नाम से चर्चाएं गर्म होगी क्लास के अंदर। अरे सुनो, इधर देख लो। सिक्स का डी पार्ट, डी फॉर डफर। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 थे, आउट ऑफ विच 2000 इज पेड बाय फर्म, इज पेड बाय फर्म, रनिंग सेंटेंस में बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन 5000 से, फर्म ने पे किया कैश बैंक, पार्टनर ने पे किया पार्टनर्स क्रेडिट। आराम से एंट्री हो गई। कोई दिक्कत है बताइए? इधर से गुनिका गणित। चलो, सिक्स का ई फॉर एलिफेंट पार्ट। 5000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आउट ऑफ इस 2000 इज टू बी बॉर्न बाय फर्म, एंड बैलेंस, रनिंग सेंटेंस है, इज टू बी बॉर्न बाय पार्टनर। ठीक है, और अब क्या लिखा है? फर्म पेड एंटायर। क्या लिखा है? फर्म पेड एंटायर। तो क्या हो जाएगी एंट्री? रियलाइजेशन डेबिट 2000 से, 3000 के लिए वसूली भाई बनेंगे, क्योंकि टू बी बॉर्न बाय पार्टनर था, और पार्टनर ने पे नहीं करा, फर्म ने पे कर दिया। आए देखो ये वाले केस आपके सामने जो पहले करे थे। तो क्या एंट्री बन जाएगी? रियलाइजेशन डेबिट बनेगी 2000 से, जो पार्टनर ने पेयर करने का वादा किया था लेकिन नहीं पे किया, वो उससे वसूलेंगे, और टू कैश ए बैंक 5000 से। अगला केस देखिए कि पूरा पैसा अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो क्या एंट्री? देखो अगला केस। When realization expenses is 5000, out of which 2000 to be borne by firm and balance to be borne by a partner, running sentence है, और पार्टनर पेड द एंटायर मनी। तो क्या एंट्री बनी? रियलाइजेशन डेबिट 2000 से, टू कैश 2000 से, पार्टनर ने बेयर किया, पार्टनर ने पे किया, मानो एंट्री नहीं हुई, कोई एंट्री नहीं करी आपने इसकी। ठीक है जी, ये जितने आसानी से समझ में आ रहे उतनी तरह से निकल जाएंगे। घर जाके इसको एक बार पढ़ लेना, इन पे नजर इनायत कर देना, है ना। आगे देखें। जी फॉर गधा। When dissolution expenses 5000, out of which 2000 to be borne by a firm, balance paid by partner, paid by partner, बट फर्म का पैसा लगा दिया उसने, सीधी पूरी एंट्री फर्म भरेगी। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, पार्ट पे करना था ना, पे का मतलब है पेयर थोड़ा ही है, what to be borne by firm and balance paid by a partner है। तो पार्टनर पे का मतलब उससे वसूली थोड़ी करनी है, लेकिन पार्टनर को पे करना था, पार्टनर ने पे कर दिया, फर्म के पैसे को पे कर दिया, तो एंट्री किसकी होगी? तो क्या एंट्री बनेगी? रिलेशन टू कैश बैंक 5000 से। इसका बेस समझा चुका हूं ऊपर में आपको, अभी समझाया था ना। आउट ऑफ फर्म कैश फ्लो, ये देखो ये पढ़ा था ना आपने, क्या लिखा है? पेड बाय यूजिंग फर्म कैश, फर्म का तो खर्चा है वो। हाँ, अगर बेयर होता तब हम वसूली करते ना उससे। बेयर के केस में तो आपको अपना पैसा पे कर रहे हैं ना पार्टनर को, फर्म से थोड़ी वसूली करनी है कुछ भी, इसलिए ऐसा हुआ। अगला देखिए केस। अब सेवंथ केस आ गया। ठीक है, सेवंथ से पहले जरा केस 5 पढ़ लें ऊपर वाला। सेवन से पहले केस 5 पढ़ो जरा ऊपर वाला एक बार ध्यान से। सेवंथ केस से पहले केस नंबर 5 पढ़ लीजिए जरा एक बार, क्या लिखा था हमने केस 5 में। ऑनलाइन में कोई बताएगा क्या लिखा था केस 5 में? somebody प्लीज, ऑनलाइन में कोई नहीं बोल रहा। निश्चित था, पार्टनर एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके लिए उसे 8000 दिया गया, वेर एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने के थे? 10,000 के थे। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 के थे, किसने पे करा? कुछ नहीं, मतलब छोड़ दीजिए एक्चुअल एक्सपेंसेस को। हमने ठेका कितने का दिया था? 8000 का। एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के, अगर किसने भरे? पार्टनर ने भरे, हमें क्या मतलब है उससे? ठीक है जी, हमने एंट्री करी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या करा?
पार्टनर्स कैपिटल कितने, 8,000 से कर दी और काम खत्म। इधर आ जाइए, उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है ये। कहता है क्या कि फर्म हैज पेड 8,000 टू पार्टनर, जबकि एक्चुअल एक्सपेंसेस किसके हुए, 10,000 के हुए, और वो फर्म को ही भरने पड़ गए। मतलब तुमने बोला पार्टनर ये लो 8,000 रुपया, और तुम डिसोल्यूशन के रियलाइजेशन के एक्सपेंस भरना। पार्टनर कहता बिंगो सर आई विल डू दैट। पे करने की बारी है, वो भाग गया। किससे रिकवरी होगी अब, फर्म से नहीं होगी, पार्टनर से रिकवरी होगी भाई। ये क्या बात हुई। इधर देखो, ठेका दिया गया था पर्व ने 200 करोड़ की बिल्डिंग बनाने का। जब बिल्डिंग बनाने की बारी आई, पर्व भाग गया। किसको करना पड़ा सारा काम, रुद्र को करना पड़ा। रुद्र किसने वसूलेगा पैसा, ये पर्व से वसूलेगा ना सारा पैसा। वही एंट्री है यहाँ पर देखो। तो पहली एंट्री करेंगे अब, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000 से। फिर क्या करोगे, फिर वो 8,000 किससे वसूलोगे। अगली एंट्री देखो, किससे वसूलोगे 10,000 पूरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करेंगे। यहाँ वसूली भाई बन जाएंगे आप। ठीक है, अगर पार्टनर अपनी जेब से पे करता तो कोई फर्क नहीं था, एक ही एंट्री बनी थी, रियलाइजेशन टू कैश कितने से, सॉरी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000 से एंट्री बनी थी। लेकिन जब एक्चुअल एक्सपेंसेस देने की बारी आई, तो पार्टनर ने हमारा पैसा इस्तेमाल कर लिया। तो हम कैश तो पे करेंगे, लेकिन रिकवरी किससे करेंगे उसकी, पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर्स को हम पैसा दे चुके हैं पहले। इज दैट ओके, फिर लग रहा है कुछ गड़बड़। बढ़िया नींद आ रही है बाबा, पानी वानी एक बार। पार्टनर को ठेका दिया 8,000 रुपए में, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भरना। टाइम 7:5:49 हो रहा है टाइम। पार्टनर ने क्या किया, 8,000 रुपए दे दिया उसको कि ये लो 8,000, अब रियलाइजेशन के सारे खर्चे तुम उठाओगे, हमारे पास मत आना। ठीक है जी, असली खर्चा हुआ 10,000 का, पार्टनर ने भर दिया। क्या फर्क पड़ना, कोई एंट्री नहीं होनी है हमें। हमारी एंट्री एक होगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000 खत्म, जो केस 5 में किया था। यहाँ कहता है कि जो 10,000 की पेमेंट है पार्टनर ने करी, लेकिन फर्म के पैसे से कर ली। तो पहले तो आप 8,000 लेके चले गए, और अब 10,000 भी फर्म से भर रहे हो, ये तो गलत हो गया ना। जब आपको 8,000 मिल चुका है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इट। लेकिन तुम नहीं पे कर रहे हो, और तुम पे कर रहे हो तो फर्म का ही पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। तो मतलब 8,000 भी फर्म ने भरा, और ये 10,000 भी फर्म भरेगी क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये 10,000 की रिकवरी किससे कर लेंगे, पार्टनर से कर लेंगे। तो एंट्री दो बनेंगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से, 8,000 से, और अगली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक कितने से। ठीक है, 10,000 की डन। एट इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना इसे। भीम अ पार्टनर इज पेड 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमने बोला भीम, फर्म का लीगल वाइंड अप करो, 15,000 मिलेंगे। पहली एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट टू भीम्स कैपिटल, और फिर बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय फर्म। तो आपको लगेगा ना भीम से रिकवर कर लो, नहीं, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस अलग हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अलग हैं। दो एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन टू भीम्स कैपिटल अकाउंट, और अगली एंट्री रियलाइजेशन टू कैश बैंक अकाउंट। हाँ तो ऊपर यूज करा ना, ये दिख तो रहा है। भीम सुनो, अगर लिखा रहता भीम अ पार्टनर पेड रेम्युनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। हाँ, अगर ऊपर डिसोल्यूशन और नीचे रेम्युनरेशन तो अलग अलग है। अगर ऊपर डिसोल्यूशन और नीचे भी डिसोल्यूशन तो सेम, और ऊपर रियलाइजेशन नीचे भी रियलाइजेशन तो सेम। गॉट इट, ये डिफरेंस है इसका। आई होप दिस एंट्री इज ओके विद यू। बोलो बाबा, ठीक है, समझ, बोलिए कौन सा क्वेश्चन। हाँ जी, 7th की सेकंड वाली। क्यों, क्यों, नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। हम रिकवर नहीं करे, हम पे कर रहे हैं, हमने कैश पे करा। क्या लिखा है नीचे एंट्री में, 10,000 इज पेड बाय द फर्म। तो जब फर्म पे कर रही है तो 10,000 फर्म के कैश से निकल रहा है ना। और रिकवर कैसे कर रहे हैं, पार्टनर से वसूली करके रिकवर कर रहे हैं। केस नंबर 9, प्लीज समझिए जरा। केस नंबर 9, थोड़ा सा ना टेक्निकल होती जा रही है चीजें, अब जरा अब टेक्निकल हो रही हैं चीजें। चलिए भाई, जब हम एक बार इन केसेस को खत्म कर लेंगे
आप घर में रिवाइज कर लेंगे, फिर आप जब जर्नल एंट्री करेंगे बुक की, आपको मजाक लगेंगी, मजाक मजाक लगेगा, है ना। वैसे अभी भी मजाक ही लग रहा है, कभी आए कभी ना आए क्लास में, है ना। जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो स्कूल में तो रिदम बिगड़ता ही है, और वो ट्यूशन में भी नहीं जा रहा है, तो उससे बड़ा पापी बच्चा कोई नहीं है। वो दोनों जगह से अपने कंसेप्ट खराब कर रहा है ना। तुम्हें नहीं बोला मैं तो, अरे देख लिया उस तरफ, भाई देख नहीं सकता क्या। इफ देर आर टू पार्टनर्स, वन पार्टनर ए आंगड़ू pays realization expense 2000 and other partner B Bangadu has agreed to bear these expenses on behalf of the firm। आंसर मत देखना, बस सोचो क्या आंसर होना चाहिए। और सुनो, ये करने के लिए फर्म ने बोला था, मतलब फर्म की कंसेंट थी। ये बिल्कुल वैसे ही है, पेड टू ए ऑन बिहाफ ऑफ बी, ऐसे कुछ है ये, बचपन में पढ़ी थी एंट्री, पेड टू ए ऑन बिहाफ ऑफ बी। सोचो क्या एंट्री बननी चाहिए, वहां देख लो ना, नीचे लिखा है ए ने पे कर दिया 2000, और दूसरा पार्टनर बी जो है वो एग्री कर रहा है फर्म के बिहाफ पे कि मैं बेयर कर लूंगा। अरे पार्टनर बी बोल रहा है मैं बेयर करूंगा फर्म के बिहाफ पे, तो भाई फर्म ही तो बेयर कर रही है उसे। पार्टनर बी कहता है कि भाई मैं बेयर कर लूंगा इसे, तो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर कहता है मैं बेयर करूंगा फर्म के बिहाफ पे, तो भाई फर्म की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। हाँ तो ए पे कर रहा है ना, ए को क्रेडिट मिल जाएगा, बी का तो कोई रोल ही नहीं है, बी तो मैसेंजर ऑफ गॉड है, बी तो मीडिएटर है सिर्फ, जबरदस्ती बीच में खड़ा हो गया आके। रिलेशन टू एस कैपिटल एंट्री बनी ना, नहीं बनी। बी कहता है, अगर कहता है कि बी विल बेयर इट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ना होता। अभी आगे आगे क्वेश्चन, टू बी बॉर्न बाय बी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म का मतलब है कि फर्म ही बेयर कर रही है, काय की लायबिलिटी बी की, फर्म के बिहाफ पे बेयर कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए। लेकिन अगर इफ ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द फर्म, तो ए को थोड़ी देंगे, ये तो अपनी जबरदस्ती है, तब हम किसे देंगे, बी को देंगे पैसा वो। अल्टीमेटली बी का तो खर्च, फर्म का तो पैसा पे ही हो गया ना, फर्म का पैसा ए ने पे करा, लेकिन ए तो सीन में नहीं था, सीन में कौन है, बी में है, तो फर्म तो बी को देगी ना, तो तब एंट्री होगी क्या। लेकिन आपको एग्जाम में कौन सा वाला करना है, विद द कंसेंट ऑफ फर्म वाला करना है। किसमें किसमें किसमें, पहले बता, सेकंड वाले में खर्चा ए ने पे करा था ना, ओरिजिनल क्वेश्चन में किसने पे करा, ए ने पे करा। पार्टनर बी कहता है कि भाई मैं बेयर करूंगा इसको, ठीक है। और और ए और बी ने जो भी काम किया फर्म के कंसेंट के बिना नहीं किया, तो फर्म की नजरों में एक्चुअल में खर्चा किसने पे करा, ए ने या बी ने, बी ने ना, तो फर्म तो बी को देगी ना पैसा, बाद में ए और बी सेटल कर लेंगे आपस में। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लेके चलना है, ये सीनियर क्लासेस में ऐसे नहीं चलता कि सीबीएसई ने बोल दिया वो चलेगा। सीनियर क्लासेस में अकाउंटिंग वैसे चलती जैसे चलनी चाहिए, वहां सीबीएसई का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है, वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंटरफेरेंस होता है। तो केस वन आपको एग्जाम में फॉलो करना है, केस वन, ठीक है, जब ए और बी ने आपसी कंसेंट से काम कर लिया। मैं बोलूं, ए ने रिलेशन एक्सपेंस पे कर दिए, और उसने फर्म से कोई कंसेंट ही नहीं ली थी, अपनी मर्जी से ए पे कर दिए, ठीक है। या तो ए बोलता फर्म को, सुनो फर्म, मैं रिलेशन एक्सपेंस पे कर दूंगा, फर्म कहती पे कर दो, हम तुझे रिइंबर्स कर देंगे। ए ने पे कर दिया, फर्म को बताया नहीं, बी आ गया बीच में कि भाई मैं रिलेशन एक्सपेंसेस बेयर करूंगा, फर्म को बोला और तुम चिंता मत करो। अब असली में खर्चा किसने पे करा था, ए ने, और यहाँ बीच में कौन आ गया सीन में, बी, तो फर्म तो बी को ही देगी ना। लेकिन अगर कंसेंट थी, फर्म ने बोला, ए को बोला कि भाई मैं पे कर रहा हूँ, बी बोला मैं बेयर कर लूंगा, लेकिन असली में बेयर तो फर्म ही नहीं किया, तो एंट्री रिलेशन टू एस कैपिटल होगा ना, क्योंकि फर्म की नॉलेज में था ए ने पे किया। लेकिन जब बी बेयर कर रहा है और बिना कंसेंट के ए पे कर रहा है, तो फर्म क्या करेगी, फर्म तो बी को ही देगी ना, ए को थोड़ी देगी पैसा। इसलिए वहां एंट्री क्या बनी, रिलेशन टू बीस कैपिटल बनी, वो केस था यहाँ पर।
हाँ हाँ, तो ऐसे केस आगे आ रहा है ना। हाँ सर, ऐसे केस आगे आ रहा है अभी, देखिए। ठीक है। इफ देर आर टू पार्टनर एंड रिलेशन एक्सपेंसेस 2000 इज टू बी borne बाय पार्टनर ए। अच्छा चलो, आगे वाला आगे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं अभी बता देता हूँ। हाँ, क्या बोलो, तुम्हारा क्या केस था, बोलो। हाँ, बी को बेयर करना था, ए ने पे कर दिया, और सम की कंसेंट से काम हुआ। हाँ, सुनो सुनो। ए पेड 2000 रुपया, ए पेड 2000 रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये लिखा है क्वेश्चन में, यही है ना लिखा हुआ। एंड पार्टनर बी हैज टू बेयर इट, पार्टनर बी हैज टू बेयर इट। और पैसा किसने पे कर दिया, ए ने। तो फर्म क्या करेगी अब, ए को क्रेडिट करेगी और बी से वसूल लेगी। बी कैपिटल टू ए कैपिटल हो जाएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आगे दे रखा है मैंने। ठीक है, चलिए देखें जरा उस क्वेश्चन को। एक केस छोटा सा, एक केस और कर लेते हैं, फिर मैं रोकूंगा नहीं आप लोगों को। आई कैन अंडरस्टैंड, इतना बोझ इतने नाजुक कंधों में पड़ता है आपके। अब ये परेशानी ना मेरे बाकी के बैच में भी होती है कि आप बहुत ज्यादा डीप करा देते हो, लेकिन आपको इसका फायदा मिलेगा जब आप सीयूटी करेंगे, बोर्ड एग्जाम करेंगे, और अगर घर नहीं बसा तो बीकॉम ऑनर्स करेंगे, तब तक फायदा दिखेगा आपको इसका। और अगर सीए करेंगे तो भी फायदा दिखेगा। अंडरस्टैंड। चलो, वो जो तुमने क्वेश्चन पूछा था वो देखिए। देयर इज अ पार्टनर 2000 इज टू बी बॉर्न, इज टू बी बॉर्न बाय पार्टनर ए लिखा हुआ है आपके सामने। द अदर पार्टनर बी पेड these एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। आगे वही वाला क्वेश्चन, भाई बी ने फर्म के बिहाफ पे कर दिया, फर्म की कंसेंट से पे कर दिया ना, तो फर्म किसे देगी पैसा, बी को देगी, और वसूली किससे करेगी। तो दैट वाज द केस जो तुम बोल रही थी वहां पर। ठीक है, अगला केस, केस 11 जो है ये कंट्रोवर्शियल केस है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। केस और बाकी के केस कल डिस्कस करेंगे। तो जो कल की क्लास, मतलब अगली क्लास जो होगी, उसमें आपकी जर्नल एंट्री का सारा फ्रेमवर्क पूरा होगा। वो पूरा खत्म होने के बाद फिर हम करेंगे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट भी होता है जर्नल एंट्रीज के साथ, और तब जाके चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या बोले। हाँ हाँ हाँ, जर्नल भी करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जरूर से रिवाइज करें इनको, इट विल हेल्प।